तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनिक रेडियस। उसी से आगे और कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको पीरियोडिक टेबल में पढ़नी है और इस चैप्टर को आज वाइंड अप करना है। आज लास्ट लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आपको पढ़ना है कैसे किसी गिवन एलिमेंट की पोजीशन हम पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट कर सकते हैं, किस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट हैं, लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये सब आज हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ही बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? ये एक पावर है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसी को नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के दो मेथड हैं, एक मिलिकन्स मेथड है और दूसरा पाउलिंग मेथड है। मिलिकन्स मेथड में आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, और पाउलिंग मेथड में आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। इनकी यूनिट्स अलग हैं, इसलिए अपान की संख्या बदली हुई है। ये दोनों लोगों ने अपना अपना मेथड दिया था हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दोनों एनर्जीज का सम अपान 2 या फिर दोनों एनर्जी का सम अपान 5.6। एटॉमिक रेडियस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली। हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती, बढ़ती है, और रेडियस लेफ्ट टू राइट घटती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। रेडियस बढ़ेगी तो नेगेटिविटी घटेगी, तो फिर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। देख लीजिए, तीनों रिलेशन आपके सामने लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो फिर पॉजिटिविटी और रेडियस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन होता है, तो रेडियस घटती है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नेगेटिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, इसकी 12th में भी जरूरत है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर होगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है। यही लिखा हुआ है, इंक्रीजेज एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, यानी कि किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, किसी ने 2 लूज किए, तो 4 वाला वापस 4 ले सकता है ना, 2 वाला 2 ले सकता है। तो जितनी ज्यादा स्टेट होगी उतना ही वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं, एसिड, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से भी निकालते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा। अब ये एस कैरेक्टर कहां से आया, अगले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिलहाल 2 लिख दे रहे हैं। sp, sp2, sp3 3 है, आगे और भी हैं। किसमें s का परसेंटेज ज्यादा है, s तीनों में एक ही है, s नहीं बढ़ रहा है, p बढ़ रहा है, तो ओवरऑल s तो घट रहा था। जितना ज्यादा s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या है एप्लीकेशन?
अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब कंपाउंड नॉन पोलर है। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में क्या है, डिफरेंस 0, तो नॉन पोलर। अगर डिफरेंस 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पोलर है। और अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, द बॉन्ड इज 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक, तो फिर उस बॉन्ड में परसेंटेज 50% कोवेलेंट होगा और 50% आयनिक होगा। दूसरी बात, प्रेडिक्शन वेदर कंपाउंड इज एसिड बेस और एम्फोटेरिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम है तो एसिडिक, अगर 2.0 से कम है, 2.0 से कम है और 1.8 से ज्यादा है तो फिर बेसिक। अगर 2.0 से ज्यादा है, 1.8 से कम है तो एसिडिक। एक बार देख लीजिए, रेशियो लिख रहे हैं, 1.8 इससे अगर कम है तो एसिडिक, ठीक है, और इससे ज्यादा है और 2.0 से कम है, 2.0 से कम है तो फिर ये एम्फोटेरिक, तो फिर ये एम्फोटेरिक, और अगर इससे ज्यादा है तो बेसिक। यानी 1.8 से कम एसिडिक, 2.0 से ज्यादा बेसिक, और इनके बीच में है तो एम्फोटेरिक। इस तरह हम ये भी बता सकते हैं एसिड है, बेस है, या एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसमें दोनों कैरेक्टर हो, एसिड भी हो और बेस भी हो। अगला एप्लीकेशन क्या है, इन असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी एलिमेंट के साथ में दूसरा एलिमेंट जो अटैच है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब एलिमेंट अपनी मैक्सिमम स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच है तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम की तरफ जाएगी। अब वही बात आ गई ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था रिएक्शन में, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट एक रेंज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी तक रहती है। वैलेंसी से शुरू होके वैलेंसी उसकी मिनिमम स्टेट है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम स्टेट है, ठीक है। तो असाइन कर सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन XA एंड XB, यानी कि दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। 20% से जो कम कंपाउंड आयनिक हैं वो किसी ना किसी कलर में होते हैं। आयनिक कंपाउंड मोस्टली हमको क्या मिलते हैं, कलर्ड कंपाउंड मिलते हैं। जैसे आप AgBr येलो देते हो, लाइट येलो, AgI डार्क येलो होता है, Ag2S ब्लैक होता है, यानी आयनिक कंपाउंड हमको कलर्ड में मिलते हैं, कलर्ड होते हैं, क्योंकि आयंस हैं तो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज भी करेंगे, इसलिए हमको क्या मिलता है, कलर कंपाउंड मिलते हैं। 3 बातें और, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन। सेकंड क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है। थर्ड भी क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन है। क्लोरीन चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो मेटालिक कैरेक्टर है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी, जितनी बड़ी रेडियस होगी, उतनी जल्दी लूज करेगा। यानी इसका जो रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ठीक अपोजिट चलेगा। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करेगा हमारा मेटालिक कैरेक्टर। पहली चीज तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ी थी, ठीक उसके अपोजिट क्या आएगा, मेटालिक कैरेक्टर यानी पॉजिटिव कैरेक्टर। इसके बाद लैटिस एनर्जी आती है। लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है इवॉल्व
या एब्जॉर्ब, या तो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी जब हम कन्वर्जन करेंगे 1 मोल गैस को उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में। यानी गैसियस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? पहला है चार्ज ऑफ एनी आयन इंक्रीजेस द लैटिस एनर्जी, यानी कि अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी। दूसरा है साइज, साइज जो है वो इनवर्स रिलेशन है, अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। कोर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं तो भी हमारी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। कोर इलेक्ट्रॉन समझते हैं, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे कोर इलेक्ट्रॉन है। तो इन 3 फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी हमारी डिपेंड करती है। इसके बाद जो एप्लीकेशन है लैटिस एनर्जी का, पहला एप्लीकेशन है थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। दूसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट सॉल्वेंट में, यानी कि आयनिक डिसॉल्व इन आयनिक, यानी पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर। जो सॉल्यूट होगा वो अपने जैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तीसरा पॉइंट है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, यानी कि हाइड्रेशन माइनस लैटिस इज पॉजिटिव, देन कंपाउंड इज सॉल्युबल, देन कंपाउंड इज सॉल्युबल, अदरवाइज नॉट सॉल्युबल। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव हो जाए तो फिर कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमको पढ़ना है रूल्स फॉर फाइंडिंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें पढ़ना है हमको रूल्स फॉर फाइंडिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हमारा एलिमेंट एस ब्लॉक में है तो उसके लिए आपको, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये निकल के आता है, जैसे कैल्शियम 20 है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम तो क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो यही बना, ये हो गया 4s2 nsm कॉन्फ़िगरेशन बना। तो n की जगह पे जो डिजिट लिखी है वो पीरियड है, यानी ये 4 क्या हो गया? पीरियड। s ब्लॉक हो गया, और ये जो संख्या लिखी है m दैट इज ग्रुप। ये क्या हो गया? ग्रुप। और ग्रुप सेकंड, और उसके साथ में सब ग्रुप कौन सा? A, क्योंकि S ब्लॉक में A सब ग्रुप है। इस तरह अगर हमारा लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमको दिख जाए तो हम ये बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कहां होगी, किस पीरियड में, किस ग्रुप में, किस ब्लॉक में। P वाले में देख ले, P का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, P में अगर NPM है तो हमको ध्यान रखना है N में कोई चेंज नहीं है, P में कोई चेंज नहीं है, ब्लॉक वही है, चेंज है ग्रुप में। यानी अगर लास्ट में P है तो हमको जो ग्रुप नंबर होगा उसमें 2 ऐड करने हैं। जैसे आपका क्लोरीन ले लो 17, इसका लास्ट में आता है 3p5, तो पीरियड तो 3 ही है, लेकिन ग्रुप क्या आएगा? ग्रुप आएगा 5+2, यानी m+2, ये हो जाएगा 7a। क्लियर? अगर P में है, अगर D में है तो भी यही करना है, m+2, और यहां पे थोड़ा सा चेंज और करना है। P के बाद हमको अब पोजीशन फाइंड करनी है D ब्लॉक में। D ब्लॉक में भी हमको क्या करना है? D ब्लॉक में क्या करना है? अब हमारा जो सब ग्रुप है वो B हो जाएगा। अब सब ग्रुप क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी कि जैसे हम आपके सामने ले लें, हमारा ग्रुप हो जाएगा कौन सा? हम ले लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है 21, ये आएगा 4s2 और 3d1। तो अब n हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, अब
यहाँ पे पीरियड नंबर जो लेना है डी के केस में, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये एलिमेंट पीरियड नंबर 4 में है, क्योंकि 3D सीरीज कहां रखी है, 4 में। तो n जो है वो पीरियड नंबर तो है, लेकिन अब हाईएस्ट नंबर लेना है। n जो है ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लेना है, हाईएस्ट नंबर, यानी कि पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 4। और ग्रुप जो लिया जाएगा वो 1+2 यानी कि 3rd, और सब ग्रुप डी और एफ के लिए ये बात ध्यान रखना है। अगला जो हमारा है वो एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में आपको देखना है, एफ ब्लॉक में थोड़ा सा एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये देख लीजिए। एफ में 3 ऐड करना है, जैसे डी और पी में 2 ऐड करने थे, वैसे ही एफ में 3 ऐड करने पड़ेंगे ग्रुप नंबर में, तब हमारा उसका एग्जैक्ट ग्रुप नंबर निकल के आएगा। इसके बाद हमको पढ़ना है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप आप भी डायगोनल समझ रहे हो ना, तिरछा कोने से कोना मिला दिया जाए। डायगोनल रिलेशनशिप में आपको ध्यान ये रखना है, जैसे मान लिया ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। हम 2 ग्रुप को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इधर हमारा बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो अपनी डायगोनल पोजीशन के अगले ग्रुप से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी इसकी लिथियम की मैग्नीशियम के सिमिलर, सोडियम की कैल्शियम के सिमिलर। अच्छा, ऐसा क्यों? कोई भी प्रॉपर्टी जो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है वो टॉप टू बॉटम घटती है। अगर इधर को घट रही है तो इधर को बढ़ रही है। सपोज दैट इधर को एक प्रॉपर्टी घटी, इधर को बढ़ी, इधर को वापस घट गई। तो ये जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट रखे हुए हैं, दे शो नियर अबाउट सेम प्रॉपर्टीज, इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अगर इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती तो हम इनको कभी भी रिलेशनशिप से जोड़ नहीं सकते थे, तब इनको हमने जोड़ दिया डायगोनल रिलेशनशिप। यही है हमारी डायगोनल रिलेशनशिप। अगला जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट के क्या क्या कैरेक्टर हैं? जनरली ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाईली रिएक्टिव हैं, पानी में डालते ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कई सारे हैं जो फ्लेम, कलर फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे सोडियम को जलाओ येलो कलर का दिखता है, टाइप में किसी दिन दिखाते हैं जला के वीडियो में ही। जनरली आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। दीज आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है फर्स्ट ए और दूसरा है सेकेंड ए। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल कहते हैं और सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सब कुछ है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है, सारे एलिमेंट है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। और ये जनरली कोवेलेंट नेचर में होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रहती है, एक से ज्यादा शो करते हैं। ऑक्सीजन ही 6 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बता ही दिया होते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो NS2 से लेकर के NP1 to 6, 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप घटता है। फिर आता है ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में कई सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईली इनके पास बहुत हाई रहता है, और दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। इनकी एटमाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 क्या होगा, D1 to 10 और NS1 to 2। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है।
फिर लास्ट में है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनको लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड कहा जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव सीरीज भी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हैं, और इनको जो इनकी एक प्रॉपर्टी है, जनरली रेडियस इंक्रीज करती है, इनके केस में डिक्रीज करने लगती है, जिसको हम लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देख लीजिए आप। ये होता है n-2 F1 to 14 और n-1 D1 to 2 0 to 1 और ns2। ये जनरल इनका कॉन्फ़िगरेशन है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक एंड होगा। एफ ब्लॉक खत्म होते ही आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं इस चैप्टर का और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।